बेसिक अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं तौसीफ और आज का वीडियो है मवने स्टैक के ऊपर। तो मवने स्टैक क्या है उस पर पहले बात करते हैं। मवने स्टैक का मतलब होता है कि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, व्यू.js और नोड.js, इन सब को जब हम एक साथ मिला करके इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है हमारा मवने स्टैक। और इनको यूज़ करके जो एप्लीकेशन बनता है वो उसको हम बोलते हैं मवने स्टैक एप्लीकेशन। तो बेसिकली मोंगोडीबी हमारा डेटाबेस है जहाँ पे हम एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करते हैं। एक्सप्रेस नोड.js का फ्रेमवर्क है जो नोड.js के साथ में हम इसको यूज़ करते हैं। व्यू.js हमारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। उसके अलावा नोड.js जो कि हमारा सर्वर साइड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट जो कि सर्वर पे रन करता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जब हम एक साथ मिलाते हैं तो ये हो जाता है मवने स्टैक। अगर हम इसमें व्यू की जगह पे अगर हम रिएक्ट ऐड करते हैं तो ये मर्न स्टैक हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम एंगुलर यूज़ करते हैं तो ये मीन स्टैक हो जाता है। ओके, तो आई होप कि मवने स्टैक आपको समझ में आ गया होगा। तो इनका यूज़ करके हमें क्या करना है कि एप्लीकेशन डेवलप करना है। तो एप्लीकेशन डेवलप करें उससे पहले एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि एप्लीकेशन को डेवलप करना है। तो इस एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड वो आपको देना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वीडियोज़ में यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में हमने क्या किया था कि नोड.js और एक्सप्रेस.js का यूज़ करके और मोंगोडीबी का यूज़ करके एक हमने CRUD API बनाया था। ठीक है, तो बेसिकली इस API का हमें क्या करना है कि यूज़ करना है। और उसके अलावा फ्रंट एंड के लिए यहाँ पे हमने Vue3 का CRUD एप्लीकेशन डेवलप किया था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि इस Vue3 के अंदर में हमने क्या किया था कि लोकल डेटा यानी कि जेसन सर्वर का फेक रेस्ट एपीआई क्रिएट किया था और उसको यूज़ किया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अब इसकी जगह पे यानी कि फ्रंट एंड में हम व्यू यूज़ करेंगे और नोड.js, एक्सप्रेस.js और मोंगोडीबी का यूज़ करके जो हमने डेटाबेस बनाया था। ठीक है, तो यानी कि एपीआई जो हमने डेवलप किया था उसको हम यूज़ करेंगे। तो इन दोनों वीडियो में जो हमने कोड लिखा हुआ है तो बेसिकली इसी कोड को हम यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन में। हम पूरा कंप्लीट कोड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो हमने बैकएंड क्रिएट किया यानी कि नोड.js का रेस्ट एपीआई क्रिएट किया तो उसको हमने कैसे क्रिएट किया इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और फ्रंट एंड हमने कैसे डेवलप किया है उसके लिए आपको ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा यानी कि Vue3 CRUD एप्लीकेशन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी। ठीक है, और बैकएंड के लिए यानी कि एपीआई के लिए नोड.js प्लस एक्सप्रेस.js प्लस मोंगोडीबी CRUD API ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी। ठीक है, ये दोनों आपको देखना। अब रहा सवाल कि इन दोनों का कोड आप अगर गिटहब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोड एक्सप्रेस CRUD API 2011। ये हमारा बैकएंड यानी कि एपीआई हो गया और ये है हमारा Vue3 CRUD यानी कि फ्रंट एंड के लिए ये हमारा। ठीक है, वैसे इन दोनों वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कोड जो है वो अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन दोनों का भी कोड मिल जाएगा प्लस इन दोनों का कंबाइंड कोड यानी कि इस वीडियो में जो भी हम कोड कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है तो वो भी आपको एक साथ में वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा इस एप्लीकेशन ये बेसिकली एक पार्ट है और इसमें आगे हम व्यू की जगह पे रिएक्ट यानी कि मर्न स्टैक और व्यू की जगह पे दूसरा एंगुलर यानी कि मीन स्टैक। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों का वीडियो हम बनाएंगे। इस वीडियो के जस्ट बाद हमारा जो है ये दोनों का भी वीडियो आएगा तो उसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे यानी कि ये हमारा बैकएंड होगा और बाकी फ्रंट एंड की जगह पे बस व्यू की जगह पे एंगुलर, एंगुलर की जगह पे रिएक्ट। ठीक है, ये बस जो है वो चेंज होगा और एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन का डेमो, सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों कोड को हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जिप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर
गिटहब का यूज़ करके इसको क्लोन भी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ग्रीन बटन है, इसको आप जिप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि बैकएंड को एज ए जिप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है, इसको हम जिप डाउनलोड करेंगे। ओके, तो ये दोनों डाउनलोड हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि एक फोल्डर क्रिएट करना है, ब्लैंक फोल्डर, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है मवन स्टैक के नाम से। और इस फोल्डर को मैंने टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन किया हुआ है, यानी कि VS कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ब्लैंक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट एडिटर यानी कि कोड करने के लिए। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब जो हमने कोड डाउनलोड किया हुआ है इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसको पहले हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर में जाना है और यहाँ पे जो भी आप फाइल देख रहे हैं इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो हमारा मवन स्टैक का फोल्डर है जो कि ब्लैंक है, ठीक है, इसके अंदर में एक आपको फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम हम रख रहे हैं बैक एंड। ठीक है, बैक एंड। आप इसका नाम सर्वर या फिर जो भी आपको सूटेबल लगे बैकएंड के लिए आप वो नाम रख सकते हैं। ठीक है, अब इस बैकएंड के फोल्डर के अंदर में हम क्या करेंगे कि जो हमारा फाइल है उसको हम API का वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से बाहर जा करके जो हमारा दूसरा कोड है यानी कि Vue3 CRUD एप्लीकेशन, उसको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फोल्डर के अंदर में जाना है और यहाँ पे जितने भी कोड है इनको फिर सेम उसी तरीके से कॉपी करके हमारा जो फोल्डर है इसके अंदर में जाना है और यहाँ पे हम डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोई फोल्डर क्रिएट नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बैकएंड के लिए हमने एक फोल्डर क्रिएट किया जिसके अंदर बैकएंड की फाइल हमने ऐड की है। ठीक है, अब अगर आप अपने कोड एडिटर के अंदर में जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यानी कि बैकएंड फोल्डर और उसके बाद में फ्रंट एंड फोल्डर। ठीक है, इस फ्रंट एंड फोल्डर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेटा फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली जेसन रेस्ट API जो हमने फेक यूज़ किया था ये वो चीज़ है। तो बेसिकली इसका हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि अब जो डेटा आ रहा है वो हमारा आएगा कहाँ से, इस बैकएंड फोल्डर से जो हमने API क्रिएट किया है वहाँ से आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस फोल्डर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डेटा फोल्डर को, यानी कि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों फाइल्स के अंदर में यानी कि फ्रंट एंड के package.json में जितनी भी डिपेंडेंसी है इसको हमें इंस्टॉल करना है और सेम उसी तरीके से बैक एंड के अंदर package.json में जितनी भी डिपेंडेंसी है इनको हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये जब आप वीडियो देखेंगे बैक एंड का जो मैंने अभी आपको बताया तो उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। प्लस फ्रंट एंड में जो कुछ भी है वो भी आपको उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें CLI ओपन करना पड़ेगा यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो VS कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो ये फ्रंट एंड है, ठीक है, ये इसका पाथ है यहाँ पे, तो इसके अंदर जो भी आपकी डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, आपको क्या करना है, npm लिखना है और npm के बाद आई का मतलब है इंस्टॉल। आप पूरा भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल आई भी लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। ये क्या करेगा कि यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल क्रिएट करेगा और जितने भी package.json के अंदर में जितनी भी डिपेंडेंसी है उन सारी डिपेंडेंसी को ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अभी क्या करना है कि सेम इसी तरीके से ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड होने देता हूँ और हमें क्या करना है, बैकएंड के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी है उनको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इसी तरीके से चलने देता हूँ। प्लस में मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरा CLI ओपन करता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक CLI के अंदर में ऑलरेडी हमारा ये सारे पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। अब हमें इस दूसरे CLI के अंदर में क्या करना है कि इस ये जो बैकएंड है हमारा
इस फोल्डर के अंदर पहले हमें पाथ के थ्रू जाना है। तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा cd स्पेस फोल्डर का नाम यानी कि बैक एंड। ठीक है, एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे जो पाथ है वो हमारा क्या है, बैक एंड फोल्डर का आ गया। ठीक है, अब जो है हमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है किसकी, जो भी हमारा बैक एंड है उसकी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सेम यहाँ पे सेम वही कमांड जो है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि npm i से इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा बैकएंड के अंदर भी जितने भी डिपेंडेंसी है वो सब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। और एक बार चेक कर लेते हैं कि फ्रंट एंड का जो इंस्टॉल हो रहा था वो कंप्लीट हो गया या अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो रहा है और दूसरा जो है वो हमारा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे डिपेंडेंसीज कंप्लीट हो जाएगा फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेज जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे फोल्डर का पाथ दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, दूसरे CMD में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम उसी तरीके से जितने भी पैकेज थे वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि दोनों पैकेज तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि अगर आप बैकएंड के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि .env फाइल है। इस .env फाइल के अंदर में क्या है कि यहाँ पे MongoDB क्लाउड का URL ऐड करना है, यानी कि MongoDB का URL ऐड करना है। तो MongoDB का URL जो है वो हम क्या कर रहे हैं, MongoDB क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि डाउनलोडेड हमारे सिस्टम पे नहीं है, डायरेक्टली हम क्लाउड पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर बैकएंड का वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि MongoDB का डेटाबेस का यहाँ पे हमें URL ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ऑलरेडी हमने URL यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये URL बेसिकली आपको MongoDB का डेटाबेस जब आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। कैसे डेटाबेस क्रिएट करना वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऐड हो चुका है URL। अब मैं इसको सेव करके इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि एप्लीकेशन जब मैं स्टार्ट करूँ तो ये MongoDB से कनेक्ट हो सके। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक देख सकते हैं आप test.htp एक फाइल है, जो कि बेसिकली क्या है कि ये API को टेस्ट करने के लिए हमने यूज़ किया था। जैसे आप API को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन यूज़ करते हैं या फिर कोई और एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया कि पोस्टमैन ना यूज़ करके एक पैकेज आता है, एक एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं आप, यानी कि एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है रेस्ट क्लाइंट। ठीक है, तो रेस्ट क्लाइंट को हमने इंस्टॉल किया था और इसको यूज़ किया था। तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप रेस्ट क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे एक्सटेंशन तो आपको इसको यानी कि VS कोड को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप VS कोड के अंदर में ही API को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए इस तरीके से test.htp क्रिएट करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, टेस्ट करने के लिए कैसे हमने किया तो ये आप उसमें देखेंगे तो डिस्क्राइब, उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ इसमें आपको डिस्क्राइब करूँगा तो। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है तो आई थिंक हमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वैसे इसका कोई ज़रूरत है नहीं, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास फ्रंट एंड है तो हम डायरेक्टली फ्रंट एंड से हमारा डेटा आएगा। बट फिर भी URL वगैरह के लिए हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि URL जो है वो हमारा ये URL होगा localhost 4000/API/products। ठीक है, ये हमारा मेन जो है वो बेस API का URL है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ और इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों एप्लीकेशन को रन करना है। ठीक है, तो रन करने के लिए यहाँ पे फ्रंट एंड जो है ये है हमारा, तो इस फ्रंट एंड व्यू है, तो इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, npm run serve। ठीक है, npm run serve टाइप करना है आपको और उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। अब ये क्या करेगा कि जो हमारा व्यू का जो एप्लीकेशन है उसको डेवलपमेंट सर्वर पे ओपन करेगा। ठीक है,
उसी तरीके से जब ये अभी जब ओपन हो रहा है तब हम क्या करते हैं कि दूसरा जो हमारा CMD है यानी कि जो बैकएंड है इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बैकएंड के अंदर अगर आप जाएंगे package.json में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोडमोन का यूज़ करके हमने इस इंडेक्स फाइल को रन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कमांड टाइप करेगा स्टार्ट, npm स्टार्ट। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे लिखना है आपको npm स्टार्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि बैकएंड हमारा इस यानी कि इस CLI में चलेगा और फ्रंट एंड जो है वो हमारा इस CLI में चलेगा। ठीक है, तो ये अब जो है ये बैकएंड देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ सर्वर अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 4000 और डेटाबेस जो है यहाँ पे लिख करके आ रहा है कनेक्टेड टू DB, यानी कि ये कनेक्ट हो चुका है डेटाबेस से और URL जो है वो भी सर्वर का पोर्ट लोकल होस्ट का 4000 का ये ओपन हो गया। ठीक है, अगर आप फ्रंट एंड पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 2 URL मिलेगा, एक लोकल होस्ट का और एक नेटवर्क का। ठीक है, लोकल होस्ट 8080। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। लोकल होस्ट को कंट्रोल के साथ क्लिक करना है आपको, ये आपका ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फ्रंट एंड है और इसमें सिंपल कुछ नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज है। मेन जो हमारा करंट एप्लीकेशन वो है क्या है, हमारा एडमिन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एडमिन के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा admin/products। ठीक है, तो ये बेसिकली एडमिन के अंदर में अभी हम हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग यहाँ पे आती है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आएगी नहीं क्योंकि डेटाबेस जो है वो हमारा जो पहले आ रहा था जेसन सर्वर का वो हमने डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पे डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब हम डेटा ऐड करेंगे तो अपने आप यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। 2 फील्ड है, टाइटल और इमेज। उसके बाद जो भी लिस्टिंग यहाँ पे आएगी उसको आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 फील्ड आ रहा है हमारा, टाइटल और इमेज, बट API के अंदर में हमने 2 फील्ड और ऐड किए हैं, यानी कि टाइटल और इमेज तो है ही, उसके अलावा हमने प्राइस और डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, तो उन दोनों को भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा API जो आ रहा है उसको बेसिकली क्या करना है कि सबसे पहले URL से कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि जो अनवांटेड है यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं कि ताकि ईजी हो जाए हमें एक्सेस करने में दोनों को। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है हमारा बेस URL, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में जाते हैं कहाँ, SRC फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर में पेजेस के अंदर में एडमिन के अंदर में प्रोडक्ट्स.view, यानी कि जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो रही है। ठीक है, इसमें जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में यहाँ पे URL है जहाँ से हम डेटा पहले गेट कर रहे थे, जो कि हमारा क्या था, जेसन सर्वर से आ रहा था। अब हमारा API से आ रहा है जो हमने डेवलप किया हुआ है, यानी कि नोड एक्सप्रेस का यूज़ करके। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि सीधा सेलेक्ट करके यहाँ पे हमारा 2 API है। ठीक है, एक हमारा जो ऑल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा API कॉल जा रहा है जो कि हम प्रोडक्ट को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों URL को हमें चेंज करना है। तो इसके लिए मैं सिंपल दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों सिलेक्ट है, अगर अब मैं यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देता हूँ तो इन दोनों से क्या होगा कि ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब क्या आ रहा है, लोकल होस्ट 4000/API/products, पहले क्या आ रहा था, लोकल होस्ट 3000/products आ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है ये क्या हुआ कि ये ऐड हो गया। अब क्या है कि सिंपल डेटा जो है वो हमारा आ जाएगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये कंपाइल हो रहा है जो हमने चेंजेस किया, यानी कि जो URL ऐड किया है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे, ठीक है, तो ब्राउज़र पे
यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डेटा की लिस्टिंग आ रही है, ठीक है। यानी कि जो डेटाबेस हमने कनेक्ट किया है, जो एपीआई कनेक्ट किया है, उसके अंदर में ऑलरेडी ये डेटा एडेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। यानी कि इमेज आ रहा है, टाइटल आ रहा है और यहाँ पे आईडी आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आईडी क्यों नहीं आ रहा, पहले हम इसको फिक्स करते हैं। तो बेसिकली आईडी ना आने का रीज़न ये है कि जब मोंगोडीबी यूज़ करते हैं तो मोंगोडीबी में जो डेटा आईडी का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आता है अंडरस्कोर आईडी से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो आ रहा है इसको हम अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट, जहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। जब इसको आप सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा मोंगोडीबी की आईडी आ रही है, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पर भी हमने आईडी यूज़ की है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि अंडरस्कोर आईडी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिलीट भी ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल आईडी लिखी हुई है, तो वहाँ पे भी हमें अंडरस्कोर आईडी करना पड़ेगा। और एडिट भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे, यानी कि इसको आईडी मिल नहीं रही, ठीक है। तो अगर वापस से जाएंगे और यहाँ पे आईडी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ नीचे में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हमारा एडिट का पाथ। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो हमारा डिलीट है यहाँ पर भी प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये क्या होगा कि अब एडिट पे जाएगा और यहाँ से इसकी आईडी भी मिलेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको एडिट करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी आईडी आ रही है और यहाँ पे डेटा आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो भी आ जाएगा क्योंकि अभी हमें एडिट में जा करके हमें फिक्स करना है आईडी को और यूआरएल को, ठीक है। अगर वापस से यहाँ पे जाएंगे तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि डेटा जो है वो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बाद में हम रिमूव करके भी आपको दिखाएंगे और एडिट करके भी दिखाएंगे और ऐड करके भी दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल पहले हम यूआरएल फिक्स कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो यूआरएल ऐड किया था उसी तरीके से हमें क्या करना है कि इस प्रोडक्ट एडिट कंपोनेंट के अंदर में जाना है और यहाँ पर जो हमारी आईडी आ रही है, ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आईडी है, ठीक। यानी कि एक यूआरएल जो है वो हमारा प्रोडक्ट को गेट करके डिस्प्ले कर रहा है, मतलब जिसकी आईडी है उस प्रोडक्ट को, और एक है हमारा अपडेट कर रहे हैं हम उस प्रोडक्ट को, ठीक है। यानी कि दो रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही, ठीक है। तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और दोनों में सेम प्रोडक्ट्स कंपोनेंट की तरह यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब अगर हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव करने के बाद में जब आप यहाँ पे जाओगे एडिट पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आ रही है जिसका आईडी यहाँ पे है, उस डेटा को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब एडिट पे अगर डिलीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यूआरएल जो है वो अभी पुराना वाला डाला हुआ है, ठीक है। तो एडिट का हमारा काम हो चुका है। अब इसको क्लोज करके इसको क्लोज कर देते हैं और जाते हैं कहाँ पे, प्रोडक्ट क्रिएट पे, ठीक है। प्रोडक्ट क्रिएट पे जाने के बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेम जैसे हमने बाकी के कंपोनेंट में चेंज किया उसी तरीके से यहाँ पे एक ही यूआरएल है तो हमें एक ही पेस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया सेव। अब हमें क्या करना है कि अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड भी हो जाएगा हमारा, एडिट करेंगे तो एडिट भी हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है कि जो मैंने बताया था कि इसके अंदर हमने 2 फील्ड और ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप बैकएंड में जाएंगे और मॉडल में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मॉडल के अंदर में 2 फील्ड और ऐड किया हुआ है, यानी कि प्राइस और डिटेल्स। ये 2 फील्ड जो है वो हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक तो हमारा प्राइस आएगा और दूसरा डिटेल आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल कि सबसे पहले जहाँ पे प्रोडक्ट की हम लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट्स डॉट व्यू में जाना है।
ठीक है, इसमें क्या करना है कि अब हमें वो दो फील्ड जो हमने ऐड किया हुआ है वो दोनों को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ जो हेडिंग आ रही है टाइटल के बाद, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको 2 बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक में क्या होगा, एक में आ जाएगा हमारा प्राइस और दूसरे के अंदर में आ जाएगा क्या, डिटेल्स। ठीक है, ये 2 चीज़ आ गए यहाँ पे। अब सेम, ये तो हमारा हेडिंग हो गया। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है कि इसको मैं यहाँ से 2 बार कॉपी कर लेता हूँ और एक में आ जाएगा हमारा प्राइस, दूसरे में आ जाएगा हमारा डिटेल्स। ठीक है, अब इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल के बाद प्राइस आ रहा है और डिटेल में डिटेल्स आ रहा है। ओके, और इमेज और टाइटल ऑलरेडी पहले से आ रहा था और आईडी जो है वो भी पहले से आ रहा था। ठीक है, अब सेम चीज़ हमें क्या करना है कि ऐड प्रोडक्ट पे 2 फील्ड और ऐड करने हैं और प्लस जब यहाँ से हम एडिट करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 फील्ड और ऐड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ऐड प्रोडक्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट डॉट व्यू में, और ये जो हमारा इमेज है, ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट को li को, यानी कि फर्स्ट जो टाइटल इनपुट है इसको मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा क्या, प्राइस और नेम और मॉडल, इन दोनों को भी हमें चेंज करना है, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, प्राइस। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे डिटेल्स आएगा और इसका टाइटल और नेम दोनों में क्या आएगा, डिटेल्स आएगा। ठीक है, दोनों जगह चेंज हो गया। अब जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ रेफरेंस के लिए, यानी कि लोकल वेरिएबल स्टोर किया हुआ, सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है कि टाइटल प्राइस के लिए और डिटेल्स के लिए हमें वेरिएबल स्टोर करना है। ठीक है, तो इसको मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट जो है वो हमारा हो जाएगा प्राइस और दूसरा जो है वो हमारा हो जाएगा डिटेल्स। ठीक है, ये दोनों रेफरेंस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम उसी तरीके से अब जो ये डेटा जो यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं एपीआई में, तो यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं इसको 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा क्या, प्राइस हो जाएगा, प्राइस डॉट वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा डिटेल्स डॉट वैल्यू। ठीक है, अब ये चारों फील्ड का डेटा जो है यहाँ से जा रहा है। ठीक है, और फिर मैं एक बार और यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो पहले आप फ्रंट एंड का वीडियो देख लें और बैक एंड का वीडियो देख लें, तब आपको ये कोड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है तो आपको ऑलरेडी समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख ले, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐड प्रोडक्ट जो है वो हो गया। अब क्योंकि ये व्यू 3 है तो व्यू 3 में जो भी डेटा हमारा होता है हम उसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने टाइटल इमेज ऐड किया उसी तरीके से प्राइस और उसके बाद में जो हमारा डिटेल्स है, ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं सेव। अब हमें क्या करना है कि अगर आप जाएंगे ऐड प्रोडक्ट पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 4 फील्ड मिल रहा है। ठीक है, टाइटल, प्राइस, डिटेल, इमेज। ओके, और दूसरी चीज़ सेम यही चीज़ कहाँ पे है, हमारा एडिट फॉर्म पे है। ठीक है, तो एडिट फॉर्म पे भी हमें ऐसे ही फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि चलते हैं कहाँ पे, प्रोडक्ट एडिट पे। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमें इन दोनों को मतलब टाइटल को हम क्या करते हैं 2 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और टाइटल की जगह पे हेडिंग में आ जाएगा प्राइस और नेम और मॉडल दोनों में आ जाएगा क्या, प्राइस
सेम दूसरा टाइटल जो है वो हमारा क्या होगा, डिटेल्स, और इसका नेम और इसका वी मॉडल, ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा डिटेल्स। ठीक है, फॉर्म हो गया। उसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो इसका वेरिएबल यानी कि रेफरेंस के लिए जो हम लोकल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, इसे भी हम क्या करते हैं कि 2 बार कॉपी कर लेते हैं। एक हो जाएगा हमारा प्राइस के लिए और दूसरा हो जाएगा डिटेल्स के लिए। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि इसको हम 2 बार कॉपी कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्राइस और दूसरा है वो हमारा हो जाएगा डिटेल्स। ओके, प्राइस डॉट वैल्यू, डिटेल्स डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले हम डेटा गेट कर रहे हैं जो भी आईडी है उसके थ्रू, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें अपडेटेड डेटा को सेंड करने के लिए हमें प्राइस और टाइटल जो है वो हमें सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस और ये हो जाएगा हमारा डिटेल्स। ओके, सेव करते हैं और बाकी जो भी चीज़ें थी वो अब हमारे यहाँ पे जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी क्या है कि अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे प्राइस और डिटेल्स ये दोनों डेटा जो है वो आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, तो वापस एक बार यहाँ चलते हैं और फिर से एडिट करते हैं, फिर भी डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो प्राइस डिटेल्स, एक बार इन दोनों फॉर्म को चेक कर लेते हैं। एडिट प्रोडक्ट में यहाँ पे हमने प्राइस का रेफरेंस दिया हुआ है, डिटेल्स का भी दिया हुआ है, इमेज का भी दिया हुआ है, टाइटल का भी दिया हुआ है। यहाँ भी प्राइस दिया हुआ है, यहाँ भी डिटेल दिया हुआ है, यहाँ भी प्राइस, यहाँ भी डिटेल्स। ओके, तो बेसिकली ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये व्यू 3 है। व्यू 3 में जब सेटअप मेथड यूज़ करते हैं तो जैसे हमने ऐड प्रोडक्ट में यहाँ पे सेंड किया था यानी कि रिटर्न किया था, उसी तरीके से यहाँ पे हमें प्राइस और डिटेल्स दोनों को जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। अब आई होप कि डेटा जो है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा आ चुका है। ठीक है, यानी कि एडिट के अंदर में वापस से चलते हैं यहाँ पे और फिर से एडिट करते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं एक बार ऐड करके कि डेटा जो है वो हमारा ऐड हुआ है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। टाइटल में मैं यहाँ पे क्विक चार्जर डाल देता हूँ, प्राइस में 34,000, डिटेल में फास्ट चार्जिंग रैपिड, इमेज यूआरएल में मैं यहाँ पे कुछ भी डमी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको ऐड प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्विक चार्जर हमने ऐड किया था, तो ये क्विक चार्जर ऐड हो गया, प्राइस ऐड हो गया, डिटेल्स ऐड हो गया, और इमेज जो है वो हमने जो डाला था वो इसी का था वो, तो इसलिए वो यहाँ पे इमेज आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका इमेज जो है वो चार्जर का ऐड हो जाए, तो एडिट करते हैं और इस इमेज में इसको मैं रिमूव करके इसमें सजेशन में मैं देखता हूँ कि चार्जर का इमेज है या नहीं। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि चार्जर का इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेटा जो है वो हमारा प्रॉपर तरीके से ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब रहा सवाल कि देखना हमें कि डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, बट फ्रंट एंड से ये आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि फ्रंट एंड से जो हम डिलीट कर रहे हैं उसमें हमें आईडी को भी उसमें भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले चलते हैं प्रोडक्ट्स की जहाँ पे लिस्टिंग है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेथड हमने क्रिएट किया हुआ है जो ये क्या कर रहा है कि ये एपीआई से डिलीट कर रहा है। ठीक है, और प्लस क्या हो रहा है, ये वाला मेथड जो है ये क्या कर रहा है, फ्रंट एंड से डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ p.id। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट की आईडी। तो प्रोडक्ट की आईडी जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि _id ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेम उसी तरीके से _id ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सेव करके और डिलीट करूँ तो अभी ये क्या होगा कि बैकएंड से तो पहले हो ही रहा था, प्लस फ्रंट एंड से भी ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
अब मैं इस डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैकएंड से भी डिलीट हो गया और फ्रंट एंड से भी डिलीट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अगर डेटा नहीं आया तो इसका मतलब है कि बैकएंड से भी डिलीट हुआ है और फ्रंट एंड से भी डिलीट हुआ है। ठीक है, तो वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफ्रेश करने के बावजूद भी डेटा नहीं आ रहा, यानी कि बैकएंड से भी डिलीट हो गया है और फ्रंट एंड से भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये है बेसिकली एप्लीकेशन, करंट एप्लीकेशन, और इसके साथ में हमने इंटीग्रेट किया क्या, और MongoDB एक्सप्रेस Node.js का यूज़ करके जो हमने API क्रिएट किया था वो। ठीक है, मुझे पता है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि आपने पूरा कोड मुझे क्रिएट करते हुए इस वीडियो में नहीं देखा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे जिसमें हमने ये वाला फ्रंट एंड डेवलप किया हुआ है और जो API हमने डेवलप किया हुआ है, अगर उन दोनों को पहले अगर आप देखेंगे तो ईजिली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, और प्लस ये आपको बहुत ही आसान लगेगा CRUD एप्लीकेशन, और जो भी हमारा मव स्टैक बोल सकते हैं, या फिर आप इसको अलग अलग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी, और ये था हमारा CRUD एप्लीकेशन हमने डेवलप किया मव स्टैक को यूज़ करके। तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ वीडियो को, और उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो इस एप्लीकेशन का भी कोड हमने गिटहब पे डाला हुआ है, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने ऐड किया हुआ है, प्लस हमने सेपरेटली जो हमने बैकएंड क्रिएट किया था उसका भी URL डाला हुआ है, कोड का भी, और वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। फ्रंट एंड का भी मैंने कोड का लिंक डाला हुआ, और प्लस वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई हो और परेशानी आपको नहीं हुआ हो इस एप्लीकेशन को समझने में या फिर क्रिएट करने में। तो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।